बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने अपने वीडियो सेशन लिए थे एमसीक्यूज़ के हवाले से, फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ के हवाले से, तो जो हमने इसमें डिस्कशन की थी वो टॉपिक वाइज की थी। यानी पहले हमने कैश बुक के जैसे कर लिए, उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन के अलग कर लिए, जर्नल और जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, इन सब के हमने अलग अलग अंदाज में एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था। अब हम अनसॉल्व पेपर के एमसीक्यूज़ को भी यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कोशिश ये होगी कि आपसे एक पेपर के सवाल को हम एक अपनी नशिस्त के अंदर मुकम्मल कर लें, और आप भी ताकि इस चीज़ को अच्छे तरीक़े से अपने तौर पर समझ सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो हमसे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। सबसे पहला ऑप्शन है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट इज इक्वल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस ओनर्स इक्विटी, और ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट लाइबिलिटी, और एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस ओनर्स इक्विटी। अब देखिए, ये बिलोंग करता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी है, वो हमसे ये कहती है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो जो इसमें ऑप्शन इसमें इन्होंने दिया हुआ है, ये पहला वाला ही करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइबिलिटी। वो कहते हैं नीचे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सी ऐसी मतलब ऑप्शन है जो कि लाइबिलिटी है। मशीनरी एसेट है आपका, कैपिटल डेफिनेटली लाइबिलिटी नहीं है, लोन और नोट्स रिसीवेबल सारे एसेट होते हैं, तो या लाजमन जो लोन है ये आपकी लाइबिलिटी कहलाएगी। आगे चलते हैं कि परचेजेज आर बेस्ट डिस्क्राइब बाय। अच्छा, ये जो एक जुमला लिखते हैं ना बेस्ट डिस्क्राइब बाय, इसका मतलब ये होता है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास इस वक्त मौजूद हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, परचेजेज ऑफ फर्नीचर फॉर यूज इन बिजनेस। अब आप फर्नीचर जो है बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं तो लाजमन ये भी तो परचेजेज है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल। माल खरीदा है आपने बेचने के लिए, ठीक है, ये भी एक परचेजेज है। परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर यूज इन ऑफ बिजनेस ऑफिस। आपने स्टेशनरी खरीदी और दफ्तर के इस्तेमाल के लिए, ये भी परचेजेज है। आगे कहते हैं परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ओनर पर्सनल यूज़। अब अगर ओनर का पर्सनल यूज़ है, ठीक है, ड्राइंग कहलाता है, चले हम इसको हटा देते हैं, लेकिन ये तीन जो है वो परचेजेज है। लेकिन इनमें बेस्ट जो परचेजेस का लफ्ज़ आएगा ना, यानी परचेजेस की टर्म आएगी, दरअसल वो यहाँ आपसे ये बात पूछना चाहता है कि परचेजेस का जो लफ्ज़ है उसके मायने क्या हैं। हम परचेज जो करते हैं, माल ख़रीदते जो हैं बेचने की गर्ज से ख़रीदते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्टेशनरी की शॉप स्टार्ट की है और वहाँ पे जो मैंने माल डिस्प्ले किया है, तो वो जो माल डिस्प्ले किया है दरअसल वो बेचने के लिए डिस्प्ले किया हुआ है। तो इसका मतलब परचेज या परचेजेस वो आइटम होते हैं जो हम बेचने की गर्ज से ख़रीदते हैं। तो इसलिए अगर हम ऑप्शन नंबर 2 को देखें, वो कहता है परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल, तो इसका यही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, वैसे तो बाकी भी हैं ऑप्शन, लेकिन इस वक्त यही इसका बेस्ट ऑप्शन कहलाएगा। आगे चलते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट। उन्होंने ये कहा कि इनमें से कोई एक ऐसा है कि जो एसेट नहीं है आपका। कैश, रिसीवेबल, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनअर्न्ड कमीशन। डेफिनेटली अनअर्न्ड कमीशन जो है वो आपका एसेट नहीं है बल्कि लायबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। कैश बुक इस्तेमाल होती है किस लिए, किस रिकॉर्डिंग के लिए। कहते हैं ऑल कैश ट्रांजेक्शंस, कैश रिसीट्स ओनली, ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश पेमेंट्स ओनली। अब देखिए ज़रा, तमाम कैश की ट्रांजेक्शन डेफिनेटली होती हैं, कैश रिसीट की ट्रांजेक्शन ये भी होती हैं, ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्रेडिट की नहीं होती, तो इसलिए ये ऑप्शन तो कट जाएगा। कैश पेमेंट्स ओनली ये भी हो सकता है, मगर देखिए यहाँ पर भी बेस्ट ऑप्शन आपने लेना है। वो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपके पास जो कैश बुक है वो तमाम कैश की ट्रांजेक्शन, तमाम कैश की ट्रांजेक्शन, चाहे वो इनकमिंग हो रही हो चाहे वो आउटगोइंग हो रही हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन सबसे पहला वाला बिल्कुल दुरुस्त है। आगे चलते हैं।
कहते हैं सेल्स जर्नल इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। सेल्स जर्नल जो होता है वो किस रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल होता है? सेल ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश, ये कट जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि सेल्स जर्नल उधार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेल ऑफ मर्चेंडाइज बोथ फॉर कैश एंड क्रेडिट, डेफिनेटली ये भी हट जाएगा यहाँ से, और इन्होंने इसी को ऑप्शन को सही लिखा हुआ है, ये भी गलत है। सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। देखिए जब भी आप स्पेशल जर्नल, सेल्स जर्नल का ताल्लुक किससे होता है? स्पेशल जर्नल के साथ। स्पेशल जर्नल हमेशा इसलिए बनाया जाता है कि जो कैश के ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश बुक में चली जाती हैं, और जो कैश के अलावा ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो उधार की और मर्चेंडाइज की ट्रांजैक्शन होती हैं, वो तमाम की तमाम हम स्पेशल जर्नल में डाल देते हैं। अब वो ट्रांजैक्शन 4 तरह की होती हैं: सेल्स ऑन क्रेडिट, सेल्स रिटर्न, परचेज ऑन क्रेडिट और परचेज रिटर्न। तो अगर आप यहाँ देखें तो वो आपसे बोलता है सेल्स जर्नल किस लिए इस्तेमाल होगा? लाजमन सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। जो इन्होंने लिखा हुआ है ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इफ सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट्स रुपीज 9,000 एंड सैलरीज अक्रूड रुपी एट द एंड 3,000, द अमाउंट ऑफ सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर। देखें वो कहता है अगर आपने सैलरीज पूरे साल की पे करी हैं 9,000 रुपए की, ठीक है, अगर आपने सैलरी पे करी है पूरे साल की 9,000 रुपए की और अक्रूड है 3,000 से। अब अक्रूड का मतलब हमने डिस्कस किया हुआ है कि रिसीवेबल पेबल दोनों होता है, यहाँ पर क्योंकि सैलरी के साथ लग रहा है इसलिए पेबल है। अब 9,000 की आपने पे कर दी, 3,000 की मजीद पे करनी है, तो लाजमी बात है 9 में 3 जमा कर देंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा 12,000 रुपये। तो 12,000 का एक्सपेंस होगा। देखिए 12,000 का कोई ऑप्शन है? 9,000, 3,000, 6,000 और 12,000 बिल्कुल। तो ये जो 12,000 का ऑप्शन आ रहा है ये बिल्कुल सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड फॉर रिकॉर्डिंग एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट? जब रेंट एडवांस पे किया जाता है तो वो कहते हैं कि हम कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? रेंट एक्सपेंस अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट। ओके, हम इस पेज के ऊपर आ जाते हैं। प्रीपेड रेंट अकाउंट या फिर अनअर्न्ड रेंट अकाउंट। अब देखिए प्रीपेड रेंट अकाउंट जो है दरअसल यही इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि जब भी आप एडवांस अदायगी करते हैं, जब भी आप किसी भी चीज़ की एडवांस अदायगी करते हैं तो उस एडवांस अदायगी के हम जो नाम देते हैं वो हम प्रीपेड का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। प्रॉफिट डज नॉट चेंज ओनर इक्विटी, ओके, प्रॉफिट इंक्रीजेज ओनर इक्विटी, प्रॉफिट डिक्रीजेज ओनर्स इक्विटी, प्रॉफिट डिक्रीजेज लायबिलिटीज। देखें इसमें जो बेस्ट ऑप्शन वो यही है कि प्रॉफिट जो है वो ओनर्स इक्विटी को इंक्रीज करता है, तो जो ऑप्शन लगा हुआ है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, वो कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है? ऑप्शन देने परचेज माइनस सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, परचेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। अब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखिए आप जब स्टेटमेंट बनाते हैं तो जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो हमारे पास इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो बेस्ट ऑप्शन आपका यही वाला आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पोस्टिंग मीन्स, पोस्टिंग का मतलब क्या है? मेकिंग एन एंट्री इन जर्नल, मेकिंग एन एंट्री स्पेशल जर्नल, ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट, डिटरमाइनिंग द बैलेंस ऑफ अकाउंट। देखिए पोस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने ट्रांजैक्शन जो है वो एक जगह से, यानी एक जगह पे रिकॉर्डिंग होगी तो आप उसकी जगह से दूसरी जगह पे मूव करने जा रहे हैं। तो जर्नल से लेजर अकाउंट में जब आप उस एंट्री को डाल रहे होते हैं तो दरअसल पोस्टिंग का मायने यही आते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली हैज क्रेडिट बैलेंस? देखें नीचे जो ऑप्शन दिए हैं वो ये कहता है कि इन ऑप्शंस में से कोई एक अकाउंट ऐसा है जिसका नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश, परचेजेस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, परचेज डिस्काउंट। डेफिनेटली परचेज डिस्काउंट है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री
किसके बराबर होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, ग्रॉस प्रॉफिट के, नेट प्रॉफिट के, नेट सेल्स के, यकीनन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टेटमेंट गौर से देखें तो उस स्टेटमेंट के अंदर 3 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, उसके बाद उसमें परचेजेस शामिल करते हैं, मैं नेट परचेजेस की बात कर रहा हूँ, और फिर उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया जाता है। तो डेफिनेटली यही वो आपसे ऑप्शन इस वक्त पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं परचेज जर्नल इज यूज्ड टू रिकॉर्ड। परचेज जर्नल किसको रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है? देखिए पिछला एक अभी एमसीक्यू गुजरा, एमसीक्यू नंबर आपके पास मैं बता देता हूं कौन सा है, 6 है। आप अपने अनसॉल्व पेपर में देखिएगा 6। कहते हैं सेल्स जर्नल इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। बिल्कुल इसी तरह लिखा है परचेज जर्नल इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। सेल्स जर्नल किस लिए इस्तेमाल हो रहा था? क्रेडिट सेल्स के लिए। तो लाजमन ये क्रेडिट परचेजेस के लिए, मर्चेंडाइज, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट इज एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, एक्सपेंस। डेफिनेटली ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है हमारा, जो अपने रिस्पेक्टेबल जो भी रिलेटेड एसेट है उसकी वैल्यू को कम करता है। क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, न्यू अकाउंटिंग ज्वाइंट फॉर्म्स और नन ऑफ दीज। देखें क्लोजिंग एंट्रीज नाम से जाहिर है कि जब डेटा क्लोज हो रहा हो। जब क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब क्या है कि जब डेटा क्लोज हो रहा हो, तो जब डेटा क्लोज हो रहा होगा तो उस वक्त ये एंट्रीज को बनाया जाएगा। तो ऐसी एंट्रीज जो डेटा को क्लोज करते वक्त बनाई जाती है, और डेटा कब क्लोज किया जाता है? हमेशा साल के अख्ताम पर डेटा को क्लोज किया जाता है। तो डेटा को क्लोज करते वक्त जो एंट्रीज बनाई जाएंगी उन्हें कहा जाता है क्लोजिंग एंट्रीज, और ये हमेशा साल के अख्ताम पर बनाई जाती हैं, यानी साल के एंड पर, अख्ताम पर। तो एंड ऑफ द पीरियड बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। आगे बढ़ते हैं, अब देखें फिर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला एमसीक्यू दिया है इन्होंने। कहते हैं इफ कमीशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, if commission received during the year amounts to rupees 20,000, commission accrued at the year end 5,000, what is the amount of commission for the year? कहते हैं कमीशन रिसीव किया आपने पूरे साल के दौरान 20,000 का, और अक्रूड कमीशन है आपका 5,000 का। देखिए यहाँ पर भी अक्रूड दिया हुआ है, मगर कमीशन चूंकि इनकम होती है, कमीशन रिसीव करना होता है आपने, इसलिए आप क्या करेंगे, ये अमाउंट आपकी रिसीवेबल कहलाएगी। तो ये जो अमाउंट है आपकी साल के शुरू में कमीशन की, ये उसमें जमा कर दी जाएगी। तो 20,000 प्लस 25,000, देखें 25,000 का ऑप्शन नंबर दिया हुआ है लास्ट, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन मौजूद है। मजीद आगे बढ़ते हैं, कुछ एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद हैं अभी। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन इनकम स्टेटमेंट? प्रीपेड सैलरीज, अक्रूड सैलरीज, सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेड। वो कहते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आप इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं? क्या प्रीपेड सैलरी? देखें प्रीपेड सारे के सारे एसेट होते हैं, ये बैलेंस शीट से इनका ताल्लुक है। अक्रूड सैलरीज लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट से ताल्लुक है। सैलरी एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट से है, और सैलरीज पेड ये पता नहीं कौन सा अकाउंट है। तो लाजमन इसके अंदर जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा सैलरीज एक्सपेंस वाला ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, द पर्पज ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज टू। कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद क्या है? डिटरमाइन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री, शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर रेट, शो परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, नन ऑफ दीज। देखें ट्रायल बैलेंस जो बनाते हैं आप, वो बनाते हैं जनरल लेजर से, और जनरल लेजर कहाँ से बनता है? जब ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कब होती है? जब ट्रांजैक्शन अकर होती है। तो इसका मतलब ये चेंज चल रही है, ट्रांजैक्शन अकर हुई, मिसाल के तौर पर परचेज मर्चेंडाइज, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। अब देखें यहाँ पर परचेजेस और कैश दोनों हिट हो रहे हैं। आपने गलती से वहाँ पर परचेजेस के बजाय लिख लिया जो है मर्चेंडाइज का अकाउंट, तो वहाँ गलती हो जाएगी आपसे। आपने अमाउंट में गलती कर दी तो क्या होगा, ये पहले जाएगा लेजर में, लेजर से आएगा ट्रायल बैलेंस में, और आपको मालूम है ट्रायल बैलेंस की आप दोनों साइड्स को बराबर करते हैं। तो यकीनन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए ही हम ये काम कर रहे होते हैं। आगे चलते, द पर्पस ऑफ कंट्रोल अकाउंट इज कैलकुलेट सेल्स एंड परचेज,
फाइंड एरर्स क्विकली, मेक ट्रायल बैलेंस, प्रिवेंट एरर, यकीनन इसका ऑप्शन जो है वो बेस्ट सही है, प्रिवेंट एरर के नाम से ही मौजूद है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आज का ये अनसॉल्व पेपर का पहला ईयर था 2009 का, उसके एमसीक्यूज़ को हमने सॉल्व किया है और अब इंशाल्लाह आगे हम बढ़ेंगे तो 2010 के ईयर को सॉल्व करेंगे। आपसे उम्मीद है इस बात की कि आपने भी इसको एक बार देखना है और कोई बात समझ में ना आए तो वो आप हमसे रब्ता करें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो के जो कंटेंट्स हैं वो समझ में आए होंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।